हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था डायमेंशन फाइंड करना डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, और साथ साथ फिजिकल इक्वेशन में यूज होने वाले कांस्टेंट का डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ करके होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल जिसका हिंदी में मतलब होता है समरूपता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, जो हम डायमेंशन सीखे हैं फाइंड करना फिजिकल क्वांटिटी का, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, फिजिकल इक्वेशन मतलब फिजिक्स का कोई अगर फॉर्मूला है उसमें, जिसमें अगर दो या दो से अधिक टर्म होता है, कम से कम तो दो टर्म इक्वेशन है तो यूज होगा ही। तो दो या दो से अधिक अगर टर्म यूज हो रहा है तो प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होगा उस इक्वेशन में वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, यही कहता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होगा उस इक्वेशन में वो सेम होगा। ठीक है, चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में लिख लेते हैं कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन, ये इक्वेशन का सिंबल है। ठीक है, और ध्यान रहे फिजिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। इन एन इक्वेशन शुड बी सेम, सेम। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन शुड बी सेम। मतलब अगर कोई इक्वेशन है ए इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन होना चाहिए ए का, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो टर्म है उसका जो डायमेंशन है वही होना चाहिए जो राइट साइड में ये फर्स्ट टर्म है, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से मैच करना चाहिए, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और उस वही डायमेंशन होना चाहिए डी का। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में इन नंबर ऑफ टर्म्स है तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ये कौन कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो प्रत्येक टर्म है, ठीक है, जिसको हम ऐड किए हैं, या फिर यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट भी करते ना तो भी यही होता। ठीक है, कि प्रत्येक टर्म में चाहे इक्वेशन जैसे भी लिखा हो, प्लस या माइनस साइन के साथ लिखा हो, प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को ये टर्म रिप्रेजेंट करता है, उसका जो नेचर होगा या वो उसी टाइप का होगा जो डायमेंशन यहाँ सी एक्स का होगा, जो डायमेंशन डी का होगा। मतलब ये कि v इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, और ये जो है मिल करके वेलोसिटी का डायमेंशन देता है। ये क्या देगा, ए और टी मिल करके वेलोसिटी का डायमेंशन देगा। कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हमें करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करेंगे। कभी ऐसा ना होगा कि आप वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर दीजिएगा और वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा डायमेंशनली। और कोई चीज डायमेंशनली अगर गलत हो गया तो इक्वेशन आगे गलत ही होगा। ये फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट सीढ़ी है कि वो इक्वेशन सही होगा तो पहले उसको डायमेंशनली सही होना पड़ेगा। तो पहले ही डायमेंशनली गलत हो जाएगा। तो यहां से ये भी आप कह सकते हैं कि बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, सेम
काइंड ऑफ PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। मींस अगर हमें ऐड करना होगा तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ करेंगे, ठीक है, ये सही है। अगर वेलोसिटी को जहां भी आप एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर दिए तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इधर ऐसे लिखा हुआ है v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, तो ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशनली गलत हो गया। यही तो सिखाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और सेम होने का मतलब ये है कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में हम इस प्रिंसिपल को लगाते हैं। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना नोट करिए, फिर हम आगे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर इसके यूज को आप देखें कि कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक, कहाँ पे यूज करेंगे, करेक्टनेस को चेक करने में। और ऐसा फिजिकल इक्वेशन जिसके बारे में कुछ ऐसे टर्म यूज किया गया है, जिसमें कुछ ऐसा टर्म यूज किया गया है, उसको आप भली भांति नहीं जानते हैं कि ये टर्म जो है, या वो कोई अल्फाबेट यूज किया गया है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो किसके लिए यूज किया गया है, तो उसका डायमेंशन भी फाइंड करने के लिए हम इसका अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जो अननोन होता है उसके डायमेंशन को भी हम इससे फाइंड करते हैं। तो सेकंड यूज इसका यही हो जाएगा कि टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल टर्म या अननोन टर्म लिखिए, ठीक है। ऐसा मतलब अननोन अल्फाबेट जो फिजिकल इक्वेशन में यूज किया गया है, बट हम उसका डायमेंशन नहीं जानते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके हम उसके डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट यूज लिखे हैं कि चेक करते हैं करेक्टनेस को। मोशन का 3 इक्वेशन आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम उसी को चेक करेंगे कि क्या वो डायमेंशनली सही है। जैसे ये जानते हैं हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है। लेफ्ट साइड में देखिए ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी को, और ये एक्सेलरेशन टी टाइम के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे होल्ड करता है कि ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि ये एक फिजिकल इक्वेशन है और ये कहता है कि प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनिशियल हो फाइनल हो कोई भी टाइप का वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन LT-1 होता है। यू यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और इसका भी डायमेंशन अगर हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी है तो LT-1 ही मिलेगा। डायमेंशन हम 80 का फाइंड कर रहे हैं, तो हमें डायमेंशन एक्सेलरेशन का लिखना पड़ेगा, और ये होता है LT-2 इंटू टाइम का डायमेंशन से इंटू करेंगे तो ये t होता है, t टाइम का हो जाएगा LT-1। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म का हम डायमेंशन निकाले हैं, वो क्या है, सेम, मतलब v का डायमेंशन वही है जो u का है,
और ये 80 के डायमेंशन के बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे अप्लाई होता है, या फिर हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। करेक्टनेस को ही तो चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए सबका डायमेंशन सेम आ गया, तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन सही हो सकता है। ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट जो पैरामीटर है उसके तहत ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये इसकी संभावना है कि ये फिजिकल इक्वेशन सही हो, ठीक है। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं बोलना है कि डायमेंशनली सही होगा तो वो फिजिकल इक्वेशन सही ही होगा, ठीक। आइए हम सेकंड फॉर्मूला को चेक करते हैं। मोशन का सेकंड इक्वेशन हम लोग जानते हैं, वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सभी टर्म का मतलब पता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। प्रत्येक टर्म का मीनिंग पता हो गया। अब देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके कि ये डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो डायमेंशन अब फाइंड करेंगे इसका। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? एक प्रकार का लेंथ है, डायमेंशन एल होता है ओनली। यहाँ पे यूटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, नॉट लेंथ, ये क्या है? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू टाइम का डायमेंशन टी। तो ये हो गया, ठीक है, टी इंटू टी करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन मिल करके टी का पावर जीरो, और टी का पावर जीरो का मतलब वन, वन इंटू एल करेंगे तो एल आ जाएगा। फिर ये देखिए डायमेंशन, ये थर्ड टर्म का फाइंड करेंगे, डायमेंशन किसका? हाफ ए टी स्क्वायर का। अब आपको पता है कि ये प्योर नंबर है हाफ, और इसका कांस्टेंट का, ये नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन हम एक्सेलेरेशन का लिखेंगे, और ये होगा एल टी माइनस टू इंटू टाइम का डायमेंशन लिखेंगे, टी का स्क्वायर है तो टी का पावर टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो टी का पावर ऐड होगा, माइनस टू प्लस टू मिल करके टी का पावर जीरो का मतलब वन, वन इंटू एल करेंगे तो एल आएगा। अब क्या देखें कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन जो है सेम आ गया, मतलब डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी, इसका सेकेंड टर्म है, और वही डायमेंशन आया हाफ ए टी स्क्वायर का। क्या आया? हाफ ए टी स्क्वायर का। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम ये हटा दें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ से क्या चेंज किए इसमें क्या चेंज देख रहे हैं? तो ये यहाँ पे जो हाफ है उसको हटा दिया गया है। फिर भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो नंबर है इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो इसलिए हम आपको बताए थे कि ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली ये डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो करेक्ट होगा ही, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक पैरामीटर है या फर्स्ट स्टेप है ये बताने के लिए कि हाँ, ये डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है, उसका संभावना है कि वो सही हो, ठीक है। और अगर कोई डायमेंशनली ही गलत है तो आगे भी उसको गलत होने का मतलब 100% चांस है। तो ये चीज याद रखना है, ऐसा नहीं बोलना है कि डायमेंशनली सही होगा तो ऑलवेज वो इक्वेशन सही ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा करके। आइए हम कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटी का या नोन टर्म का जो किसी फिजिकल इक्वेशन में यूज किया जाता है उसका डायमेंशन फाइंड करेंगे इसके हेल्प से, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं।
देखिए v इज इक्वल्स टू है a प्लस बी टी। प्रत्येक टर्म का मतलब समझना होगा। v क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी है। और यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड एक चीज और, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो बोल रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। जो इस अल्फाबेट ए और बी का यूज किया गया है उसका डायमेंशन बतलाइए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं। और ये क्या बताता है कि प्रत्येक टर्म का किसी भी फिजिकल इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए का होगा, और वही डायमेंशन किसका होगा? बी टी का होगा ना। तो यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, एल टी माइनस वन। और ये है डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, हम क्या लिखेंगे? बी टी लिखेंगे ना। अब ये दोनों को अगर आप सॉल्व करिएगा तो मिलेगा आपको डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। मतलब ये अगर वेलोसिटी है तो ए भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि डायमेंशन बता रहा है। ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी। लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v होता है क्या? एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ b हमें फाइंड करना है, और टाइम का डायमेंशन हमें पता है कि t होता है। इसको नीचे कर लीजिए तो डायमेंशन ऑफ b आपको मिलेगा एल टी माइनस वन अपॉन टी, और इसको सॉल्व करिएगा तो मिलेगा एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू एल टी माइनस, ये t नीचे है इसका पावर वन ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस वन और इंटू टी का पावर माइनस वन होगा। मिल करके t का पावर माइनस वन है, और यहाँ पे इंटू होगा t का पावर माइनस वन। ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन, पावर ऐड हो जाएगा तो माइनस वन मिल करके माइनस टू। तो इस तरीके से हम देखिए b का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर चुके, a का तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके जो अननोन टर्म यूज होता है, ठीक है, अल्फाबेट किसी फिजिकल इक्वेशन में, उसका डायमेंशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से। आइए एक दो और क्वेश्चन करवा देते हैं और उसके बाद हम इसको लास्ट करेंगे सेशन को, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाने पे वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर जेई मेन का, और अगर जेई मेन का कर लेंगे तो नीट का वैसे हो ही जाएगा। तो जेई मेन का जो इस पे बेस्ड, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका एक सेपरेट वीडियो हम बना करके उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं जिससे आपको अप्रोच क्लियर हो जाए कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए s इज इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी टी का पावर थ्री, ठीक है, सी टी क्यूब। ये एक इक्वेशन दिया है, रिलेशन दिया है। अब प्रत्येक टर्म का मीनिंग जान लीजिए। तो एस जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए बी सी अननोन है, ठीक है। इसी का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, बी एंड
सी। ठीक है, इसी का डायमेंशन फाइंड करना है। जो टर्म यूज किया गया है, अल्फाबेट यूज किया गया है ए बी सी। तो आइए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इज इक्वल टू इस टर्म का डायमेंशन फर्स्ट टर्म का 80 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी टी क्यूब। यही होगा ना। अब देखिए प्रत्येक टर्म में अननोन है, तो आप क्या करिए कि लेफ्ट साइड में पता है हमें डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हमें, तो लेफ्ट साइड से बारी बारी से इसके एक एक टर्म को इक्वेट करिए। तो लेफ्ट साइड वाले टर्म को फर्स्ट टर्म से, इधर राइट साइड के फर्स्ट टर्म को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन होता है एल, और ये अननोन है, एक्सप्रेशन नहीं समझना है, अननोन है जिसका डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोला है। और ये टी टाइम है, इसका डायमेंशन टी होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ए इज इक्वल टू टी नीचे आएगा तो हो जाएगा एल अपॉन टी, मतलब एल टी माइनस 1। तो डायमेंशन मिल गया ए का। किसका डायमेंशन मिला, ए का। अब हम सेकंड टर्म में जो बी है इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो हम इसको इक्वेट करेंगे इससे। लेफ्ट साइड वाले टर्म के बारे में तो पता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन मालूम है। तो इसको इक्वेट करिएगा तो लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। लिखेंगे इसका डायमेंशन पता है एल होता है, डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी का पावर 2। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज एल टी का पावर -2 होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन आ गया बी का। अब थर्ड टर्म में बी और सी है, बी का तो डायमेंशन निकाल चुके हैं, सी का हम निकाल लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, पहले टर्म और लास्ट टर्म को हम इक्वेट करेंगे। ये दोनों के डायमेंशन को इक्वेट करिए तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी टी क्यूब। यही लिखेंगे ना, ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड का डायमेंशन पता है क्या होगा, एल। ऊपर में डायमेंशन ऑफ बी देखिए फाइंड कर चुके हैं, क्या होगा, एल टी माइनस 2 अपॉन सी का डायमेंशन मालूम नहीं है, और ये टी टाइम है तो टी का पावर क्यूब है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन कैपिटल टी का पावर क्यूब। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको सी का डायमेंशन मिल जाएगा। सी को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा एल टी माइनस 2, नीचे आएगा एल और टी का पावर 3 टी क्यूब। देखिए एल का पावर 1 है, नीचे भी एल का पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो एल का पावर 1 माइनस 1 मिल करके एल का पावर 0 हो जाएगा, और एल का पावर 0 हो जाएगा। टी का पावर -2 है ऊपर में, और नीचे टी का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 मिल करके, -2 -3 मिल करके क्या हो जाएगा, टी का पावर -5 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन रहा किसका, सी का। तो ये रहा अप्रोच कि इस तरीके से आप अननोन टर्म का या अननोन जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है किसी फिजिकल इक्वेशन में, उसका डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से। अब बचे क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।